हेलो ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे साइंस एंड टेक के लेक्चर सीरीज में। आज जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग इंडिया का स्पेस मिशन के बारे में करने वाले हैं। देखो, एक सिंपल सी बात है। अगर हम आज के टाइम पे देखें कि मून पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या फ्यूचर में इंसान मून पर रह सकता है? ये सारे क्वेश्चंस के कारण क्या है ना कि स्पेस मिशन स्टार्ट होता है। हर एक कंट्री स्पेस मिशन करना स्टार्ट करता है। अगर आपसे ये बोला जाए कि मून पर वाटर मॉलिक्यूल डिस्कवर करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज ने अपने अपने स्पेस मिशन लॉन्च किए, ठीक है। और उन्हीं सारी कंट्रीज में इंडिया का नाम भी आता है, ठीक है। तो आखिर ये सारे मिशन क्यों चल रहे हैं? इन्हीं सब सवालों का आंसर आज के लेक्चर में हमें मिलने वाला है, जिसमें हम लोग चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और इसके साथ साथ मून का साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है, साउथ पोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस तरह की चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में आपको आदित्य L1 जो भी हमारे इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन है, उन सारे मिशन को हम लोग देखने वाले हैं। और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उन सारी चीजों को भी समझने वाले हैं, ताकि हमारे पास बहुत ज्यादा बल्कि कंटेंट ना हो जाए जो कि हम एग्जाम के लिए करने लगे। हम सिर्फ उतना ही करेंगे जितना हमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा एंड साथ ही साथ उसके पीछे का क्या साइंस है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है, उस तरह की चीजों को कवर करेगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर हम स्पेस मिशन के बारे में करते हैं। सबसे पहला स्पेस मिशन हुआ था मून के लिए, ठीक है। तो मून से हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन होता है मून पर जाना इंपॉर्टेंट क्यों है? आखिर इतना स्पेस मिशन मून के ऊपर हुआ, आखिर इसका रीजन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में यही आता है कि मून इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। देखो, मून इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका आंसर खोजने के लिए आपको मून के बारे में समझना पड़ेगा। देखो, मून क्या है कि हमारे सोलर सिस्टम का एक अर्ली हिस्ट्री के बारे में बताता है। क्यों? हमारा प्लेनेट जिस तरह से बना, ठीक है, हमारे अदर प्लेनेट जिस तरह से बने, मून जिस तरह से बना, उन सब का हिस्ट्री सेम है, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे एटमोस्फेयर नहीं है। वहां पे एटमोस्फेयर नहीं होने के कारण क्या होता है, वहां के सरफेस पे इरोजन नहीं होता है, ठीक है। जिसके कारण क्या है कि हम अर्ली हिस्ट्री को बहुत क्लियरली वहां पे स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला और मेन रीजन ये, ठीक है। क्या? अर्ली हिस्ट्री किसका? अर्थ सोलर सिस्टम। फिर बात आती है दूसरी, वाटर के बारे में, ठीक है। अभी देखो, क्या होता है ना कि जब नासा ने मून मिशन किया तो उन्होंने वहां पे वाटर आइस की पॉसिबिलिटी बताई। सोचो, अगर वाटर आइस कंफर्म होता है तो ड्रिंकिंग वाटर, ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन, रॉकेट फ्यूल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके ये सब बनाया जा सकता है, ठीक है। और हम फर्दर वहां से भी, आज हम क्या करते हैं कि हम अर्थ से स्पेस स्टेशन के लिए जब रॉकेट लॉन्च करते हैं तो यहीं से फ्यूल लेके चलते हैं। लेकिन जब हमें इन सब चीजों के बारे में पता चल जाएगा तो आगे के टाइम पे इन फ्यूचर क्या हो सकता है कि हम यहाँ से मून पे पहुंचे, मून पे वापस से रिफ्यूल कर सकते हैं और फिर वहां से फिर से लॉन्च कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो सकती है इन फ्यूचर, ठीक है। इसके अलावा क्या? इसके अलावा तीसरा, हीलियम। हीलियम क्या है कि आने वाले टाइम पे पॉसिबल फ्यूल हो सकता है, फ्यूचर न्यूक्लियर फ्यूल हो सकता है, और ये फ्यूल भी हम रॉकेट लॉन्च में यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें तो, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है स्ट्रेटेजिक प्रेस्टीज की बात। जो कंट्री मून पर लैंड कर चुकी है, वो कंट्री, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो एक एडवांस्ड स्पेस नेशन में गिनी जाती है। और इसी चीज के लिए हर एक कंट्री अपने आप में अपने आप को वो प्रेस्टीज देना चाहता है, ठीक है। इतना डेवलप बताना चाहता है और इसीलिए मून मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं। साइंस के लिए भी जरूरी है एंड साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए भी जरूरी है, ठीक है। और इसीलिए इन 2008, यहाँ पे है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, क्लियर। इसीलिए क्या होता है कि इन 2008 इंडिया लॉन्च करता है चंद्रयान 1, ठीक है। 2008 में इंडिया लॉन्च करता है चंद्रयान चंद्रयान 1 और इसमें यूज करता है रॉकेट PSLV,
जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। देखो, ये जो मिशन था ना, ये मिशन मून पे जाने का नहीं था, ये मिशन बेसिकली ऑर्बिटर मिशन था। और ये इंडिया का सबसे फर्स्ट लूनार मिशन था, ठीक है। और इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर इंडिया ये मिशन लॉन्च कर रहा है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव लून के ऊपर लैंड करना था? ऐसा नहीं है। इसीलिए ये सारी चीजें ही आपको यहाँ पे समझनी है कि लैंड करना मिशन है, वहां पे जाके सिर्फ उसका मैपिंग करना मिशन है, ये सारी चीजें समझना है। तो क्या होता है, इसका जो मिशन था ये था लूनार सरफेस की मैपिंग करना, ठीक है। साथ ही साथ मून पे क्या क्या मिनरल हैं, इन सारे मिनरल को आइडेंटिफाई करना, और उसके अलावा वहां पे जो भी केमिकल हैं, इन केमिकल कंपोजिशन की स्टडी करना, ठीक है। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने मून के अराउंड पोलर ऑर्बिट एक सैटेलाइट प्लेस कर दिया, ठीक है। एंड उस सैटेलाइट के थ्रू लूनार के सरफेस की मैपिंग की, मिनरल को आइडेंटिफाई करने का काम किया, साथ ही साथ वहां पे जो केमिकल कंपोजिशन थे उनकी स्टडी की। अभी देखो, ये जो वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात होता है, ठीक है, यहीं पे सबसे बड़ी जो डिस्कवरी होती है नासा ने, नासा का मून मिशन जो था उसने बताया कि मून का जो मिनरल है, ठीक है, एंड इस मिनरल को मैपिंग करने के बाद ये पता चला कि मून के ऊपर, कौन बोल रही है, ये नासा बोल रहा है, मून के ऊपर क्या है, हाइड्रोक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, ये दोनों चीजें डिटेक्ट किए गए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है, वहां पे वाटर के बारे में, फ्लोइंग वाटर के बारे में बात नहीं हो रही है। तो इस चीज को भी ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि नासा ने वहां पे वाटर देख लिया, ऐसा नहीं है। ये क्लियर होना आपको बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोक्साइड, ये दोनों चीजों की डिटेक्शन होती है, ठीक है। आइस के बारे में कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन उस स्टेज तक पहुंच चुका था कि हाँ, ये हो सकता है, अंदाजा लगाया जा रहा था। और ये डिस्कवरी इतनी ज्यादा रिवॉल्यूशनरी होती है कि इसके बाद चाइना और अदर कंट्रीज भी मून मिशन को एक्सेलरेट कर देते हैं, ताकि वो लोग भी मून मिशन कर सके और मून पे जाके वहां के बारे में स्टडी कर सके। देखो, वाटर मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशनरी डिस्कवरी थी कि अर्थ के अलावा स्पेस में हमारे पास कहीं और भी, नियरेस्ट जोन में कहीं भी वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल डिटेक्ट कर लिया गया। इसी के कारण क्या होता है ना कि इंडिया भी अपना एक ऑर्बिटर मिशन लॉन्च करता है, क्लियर है। अभी देखो क्या होता है कि चंद्रयान 1 ने क्या किया कि एक मून इंपैक्ट प्रोब रिलीज किया, ठीक है। मून इंपैक्ट प्रोब, ये कौन रिलीज कर रहा है, ये कर रहा है चंद्रयान 1, ठीक है। इसने क्या बताया, इसने बताया कि मून के ऊपर, मून की मैपिंग करने के बाद वहां पे आखिर क्या क्या डेटा है, उन सारे डेटा को कलेक्ट किया, ठीक है। एंड साथ ही साथ इंडियन फ्लैग को मून पर स्टेब्लिश किया, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे हमारा सिंबॉलिक प्लस साइंटिफिक, ये दोनों अचीवमेंट दिखता है, ठीक है। अभी क्या है कि चंद्रयान 1 में हमने सिर्फ ये देखा, इसके बाद क्या होता है, अभी हम लोग पूरा चंद्रयान मिशन को ही देख लेते हैं एक साथ पहले, उसके बाद फिर हम दूसरे पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इन 2019 इंडिया अपना एक दूसरा मिशन लॉन्च करता है, चंद्रयान 2, ठीक है। देखो, चंद्रयान 2 का मेन गोल क्या था, चंद्रयान 2 का मेन गोल था सॉफ्ट लैंडिंग, कि मून के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करना है। और इसी चीज के लिए यहाँ पे कौन सा रॉकेट यूज किया गया, GSLV MK3, मैक 3 कहते हैं बहुत कुछ, ठीक है। अभी देखो, ये जो मिशन था, पहला मिशन क्या था, ऑर्बिटर मिशन था, लेकिन ये जो मिशन था ये सॉफ्ट लैंडिंग के लिए था। इसीलिए इस मिशन में 3 पार्ट थे। क्या था, पहला एक ऑर्बिटर, दूसरा था अपना विक्रम लैंडर, आप लोगों को याद होगा, बहुत लोगों ने टीवी पे इस मिशन को देखा था लॉन्च होते हुए, एंड तीसरा था प्रज्ञान रोवर,
ये 3 पार्ट्स थे इस मिशन के, ठीक है? लेकिन आखिर प्रॉब्लम क्या हुई? ये जब सॉफ्ट लैंडिंग के लिए गया हुआ था, तो यहाँ ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ कि ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया? देखो क्या था कि लैंडिंग के लास्ट फेज में ना जो वेलोसिटी थी, इसे कंट्रोल नहीं कर पाए ये लोग, ठीक है? इसरो इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसके कारण क्या हुआ? कम्युनिकेशन लॉस हो गया। लेकिन इसके बावजूद जो हमारा ऑर्बिटर था, ये फुल्ली ऑपरेशनल रहा, ठीक है? अभी देखो क्या है कि अगर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो क्या इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जाननी है? मुझे नहीं लगता। इतना अगर जानते हो, इससे ज्यादा जानने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। अगर आपको लगता है तो आप नोट्स में से पढ़ सकते हो, वहां पे डिटेल में मैंने कवर किया, ठीक है? अभी देखो, चंद्रयान 2 को पूरी तरह से फेलियर नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्या रीजन है? देखो, ऑर्बिटर जो है वो अभी भी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस भेज रहा है, ठीक है? और अभी भी जो लूनार सरफेस है, इसकी मैपिंग को कंटिन्यू किया हुआ है, एंड इसके साथ साथ जो वैल्यूएबल साइंटिफिक डेटा है वो हमें मिल रहा है। इसीलिए पूरी तरह से फेलियर नहीं, लेकिन हाँ, जिस चीज के लिए हमने भेजा था कि हमें सॉफ्ट लैंडिंग करना है, ये हम नहीं कर पाए थे, ठीक है? तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या होता है? वापस से हम लोग चंद्रयान 3 लॉन्च करते हैं। और ये कब करते हैं? ये हम करते हैं 2023 में, अभी रिसेंट की बात है। देखो, चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था, इससे लेसन लेकर इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया। इस मिशन में क्या ऑर्बिटर रखने की जरूरत थी? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक ऑर्बिटर है। इसीलिए इस मिशन में क्या थे? सिर्फ 2 पार्ट्स थे। क्या क्या? एक लैंडर और दूसरा रोवर, ठीक है? हमने सिर्फ इन दोनों के साथ अपने मिशन को लॉन्च किया, और इसके लिए यूज किया हमने LVM-3, लॉन्च व्हीकल मैक 3, ठीक है? अभी देखो क्या होता है, इस लॉन्च के बाद इंडिया एक हिस्टोरिक अचीवमेंट कर पाता है। कैसे कर पाता है? क्यों? क्या होता है? देखो, ये जो लॉन्च है, ये लॉन्च हमारा सक्सेसफुल होता है, और इंडिया 4th कंट्री बन जाता है टू सॉफ्ट लैंड ऑन मून। मून पे लैंड करने वाला चौथा कंट्री बन जा रहा है, और इंडिया इसके साथ साथ फर्स्ट कंट्री बन जाता है टू लैंड नियर साउथ पोल। साउथ पोल के पास लैंड करने वाला फर्स्ट कंट्री बनता है। अभी देखो, बात आती है कि साउथ पोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या रीजन है? देखो, सबसे पहले मून का जो साउथ पोल है ना, ये परमानेंटली सैडो जोन है, ठीक है? और यहाँ पे परमानेंटली शैडो क्रेटर्स मिलते हैं, ठीक है? यहाँ पे सनलाइट बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है, ठीक है? और इसी कारण से यहाँ पे वाटर आइस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, ठीक है? और फ्यूचर के टाइम पे, आने वाले टाइम पे जो होगा, फ्यूचर लूनार बेस जो है ना, ये प्लान किया जा रहा है साउथ पोल पे, और इसे एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन माना जाता है। अभी देखो क्या होता है, जब इंडिया सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है, उसके बाद क्या होता है? इसमें जो चंद्रयान 3 में जो हमारा प्रज्ञान रोवर था, इस रोवर का काम स्टार्ट होता है, और ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें बताता है। जैसे मून के सरफेस पे इसने सल्फर को डिटेक्ट किया, साथ ही साथ हमें वहां के टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में बताया, इस चीज को भी मेजर किया, एंड साथ ही इसके साथ साथ इसने क्या किया कि प्लाज्मा इन्वायरमेंट, इसकी भी स्टडी की, ठीक है? तो अगर अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कौन सा एलिमेंट चंद्रयान 3 ने डिटेक्ट किया, तो आप बता सकते हो ये सल्फर है, ठीक है? अभी देखो क्या होता है, इस लैंडिंग के बाद हमारा जो टेक्नोलॉजी था, इसमें हम बहुत ही ज्यादा एक बड़े स्टेज पे पहुंच गए, क्योंकि अभी तक किसी ने भी साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं किया, और इंडिया फर्स्ट कंट्री बनता है। चंद्रयान मिशन जो है ना, इस मिशन ने डेवलप किया डीप स्पेस कम्युनिकेशन। इससे इंडिया का टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट दिखना स्टार्ट हुआ, और साथ ही साथ हम लोगों ने ऑटोनोमस लैंडिंग सिस्टम भी डेवलप की।
हम लोग इसके साथ-साथ ये भी डिटेक्ट कर पा रहे थे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है एंड उन प्रॉब्लम को हम स्पेस मिशन में कैसे अवॉइड कर सकते थे। कैसे हम अपने मिशन में प्रिसाइज़ नेविगेशन सिस्टम के साथ जा सकते थे। और इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके हम इन फ्यूचर मार्स, वीनस और ह्यूमन मिशन जो हम लोग करने वाले हैं, इन सब में हम इन सबको यूज़ करेंगे। देखो चंद्रयान 3 के बाद क्या होता है, इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है, वो ग्लोबली बढ़ जाता है। इंडिया एंटर कर जाता है एलीट लूनार क्लब में, जिसके कारण क्या होता है, इंडिया का सॉफ्ट पावर बूस्ट हो जाता है। अब हर कोई इंडिया के पास आ रहा है। टेक्नोलॉजिकली इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है। ठीक है? और इसके कारण क्या होता है कि इंडिया का जो बार्गेनिंग पावर इन ग्लोबल स्पेस डिप्लोमेसी वो स्ट्रांग हो जाता है। एंड इसी के कारण क्या होता है कि इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर है, उन सबको भी ये कॉन्फिडेंस मिलता है स्पेस मिशन के लिए कि इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि इंडिया भी अकेले स्पेस मिशन कर सकता है एंड सक्सेसफुल हो सकता है। क्लियर है? अभी देखो चंद्रयान 3 से हमें क्या पता, पूरा का पूरा जो चंद्रयान का मिशन था, अगर हम देखेंगे, जो चंद्रयान 1 वो हमें क्या बताता है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को डिस्कवरी करता है। चंद्रयान 2 में हमें क्या पता चलता है, ये बेसिकली जिसका जो इसका ऑर्बिटर था वो सक्सेसफुल होता है, बाकी हम फेल हो जाते हैं लैंडिंग। बट चंद्रयान 3 में जब हम साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कर लेते हैं एंड साथ ही साथ हमारा जो प्रज्ञान रोवर था वो सल्फर को डिटेक्ट कर पाता है ऑन मून सरफेस। ठीक है? अभी देखो ये तो था हमारा लूनार मिशन। ठीक है? जिसमें हम लोगों ने क्या कौन सा रॉकेट यूज किया, वो सारी चीजों के बारे में हमने बात की। अब हम लोग आते हैं अपने मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है? ये मार्स ऑर्बिटर मिशन क्या है? देखो ये हमारा दूसरा है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। देखो हम मार्स ऑर्बिटर मिशन को समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने मून के बारे में देखा, जो हमारा चंद्रयान था उससे क्या हो रहा था। अभी मार्स मिशन जो है हमारा ऑर्बिटर मिशन है, ये क्या बताता है? देखो सोचो आज हम मून तक पहुंच चुके हैं। ठीक है? जो कि हमारे इतने पास है, फिर भी इसमें हमें 3 अटेम्प्ट लगे। तो अगर हमें मार्स तक पहुंचना है तो वो कितना डिफिकल्ट होगा। डिस्टेंस देखो, अर्थ से जो मार्स का डिस्टेंस है वो मिलियंस ऑफ किलोमीटर है। और अगर मैं कहूं कि इंडिया ने मार्स ऑर्बिटर मिशन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, तो हर किसी को ऐसा लगता है ना, ये एक नेशनल प्राइड की बात है। आज हम कहीं भी जाते हैं तो हम इन चीजों को बोल पाते हैं कि इंडिया ने ये अचीव किया है। ठीक है? अभी इंडिया ना फर्स्ट कंट्री बन जाता है जो कि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स तक पहुंच पाया है। और आज जो ये हम लोग लेक्चर कर रहे हैं, इस लेक्चर में हम लोग इसी चीज को अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि मार्स ऑर्बिटर मिशन क्या था, ये मार्स तक पहुंचा कैसे। ठीक है? ये इन सब चीजों के बारे में बात करें। देखो सबसे पहले हम इस मिशन का ओवरव्यू समझते हैं कि इस मिशन में था क्या। ठीक है? इस मिशन का नाम था मार्स ऑर्बिटर मिशन। बेसिकली बहुत लोग इसे मंगल यान के नाम से जानते हैं। ठीक है? इस पे मूवीज भी आ चुकी है जो आप लोगों ने देखी है अक्षय कुमार की। ठीक है? इसे लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को। और जो लॉन्च व्हीकल था वो था PSLV C-25। देखो ये तो लॉन्च डेट बता रहा है, लेकिन ये किस दिन मार्स के ऑर्बिट में एंटर किया था, उसका डेट था 24 सितंबर 2014। अगर याद हो तो मन की बात मोदी जी ने की थी और इसे सभी ने उस दिन सुना था। इस मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मार्स के ऑर्बिट में एक स्पेसक्राफ्ट को प्लेस करना है। ठीक है? ताकि मार्स के सरफेस को स्टडी कर सकें, उसके सरफेस को मैपिंग कर सकें। यह अपने आप में एक हिस्टोरिक अचीवमेंट था, क्योंकि फर्स्ट एशियन नेशन था जो कि मार्स ऑर्बिट तक पहुंच पाया। ठीक है? और वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री था जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये कर पाया। एंड फोर्थ स्पेस एजेंसी थी आफ्टर नासा, रशिया एंड ESA, जो ये अचीवमेंट कर पाया। देखो ये अचीवमेंट सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं था, ये अचीवमेंट इंडिया का डिप्लोमेटिक अचीवमेंट भी था। ठीक है? वर्ल्ड को पता चला इंडिया की इंपॉर्टेंस। अभी देखो मार्स तक पहुंचा कैसे, ये बहुत बड़ी बात है, ये इंटरेस्टिंग भी है। देखो अभी तक क्या था ना कि रॉकेट डायरेक्टली अर्थ से मार्स की तरफ लॉन्च किया जा रहा था। ठीक है? और ये जो चीज है, ये चीज में हम लोग एक चेंज देखते हैं। अब क्या है कि रॉकेट डायरेक्टली अर्थ से मार्स की तरफ नहीं गया, इंडिया ने यहाँ पे अलग यूज किया। क्या यूज किया?
अभी हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसफर ऑर्बिट इन सब के बारे में, ठीक है। इन्हीं सबको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। इंडिया ने यहाँ पे यूज किया हॉमेन ट्रांसफर ऑर्बिट। देखो क्या होता है, कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। देखो रॉकेट सबसे पहले अर्थ ऑर्बिट में गया, फिर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में ग्रेजुअली स्पीड को इंक्रीज किया, जैसा हम लोग वहां पे देखा था, ठीक है। एंड इसके बाद जैसे कि ये समझ लो, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा मार्स है। पहले अर्थ के ऑर्बिट में गया, घूमा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, एंड फिर यहां से ये मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया। ये ऐसा हुआ, ठीक है। अभी इस चीज को समझो, क्या है कि रॉकेट यहां से लॉन्च किया गया अर्थ के ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में गया, फिर एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में ग्रेजुअली स्पीड इंक्रीज करते गए, फिर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एग्जिट होके, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड से ये एग्जिट होती है, एग्जिट करके एक ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी ली और फिर मार्स के ऑर्बिट में एंटर कर गई। एंड इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटर प्लेनेटरी ट्रांसफर यूजिंग मिनिमम एनर्जी, ठीक है। अभी देखो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। देखो डायरेक्ट मार्स मिशन करने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए, एक बहुत ही ज्यादा हैवी रॉकेट चाहिए, और इंडिया ने यहाँ पे पीएसएलवी यूज किया, ठीक है, जो हैवी लिफ्ट व्हीकल है भी नहीं। और इसी कारण से इंडिया ने इलेप्टिकल ऑर्बिट ट्रिक को यूज किया, ठीक है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखना है, कि ये जो बात है ना कि ह्यूमन ट्रांसफर ऑर्बिट, इस चीज का, इस मेथड का यूज करके इंडिया ने मार्स के ऑर्बिटर मिशन को सक्सेसफुल बनाया। अभी देखो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्या था, अगर ये मिशन अगर लॉन्च किया गया तो इस मिशन को लॉन्च करने के पीछे का रीजन क्या था, क्या गोल क्या था, साइंटिफिक गोल क्या था। अभी तक हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। देखो हम लोग गोल या ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। पहला पहला क्या था कि हम लोग मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना चाहते थे, मार्शियन एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसके अलावा हमने वहां पे क्या देखा कि हमने वहां पे मीथेन को डिटेक्ट किया, साथ ही साथ हमने वहां के सरफेस की इमेजिंग की, और हमने वहां के मॉर्फोलॉजी इसको एनालाइज किया। ये जो चीजें दिख रही है ये साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव है। अभी देखो सॉरी, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मीथेन डिटेक्शन के बारे में समझते हैं कि मीथेन डिटेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। मीथेन, देखो सबसे पहले ये समझो कि मीथेन हो सकता है कि किसी बायोलॉजिकल सोर्स के कारण एमिट हो रहा हो, या फिर कोई जियोलॉजिकल प्रोसेस हो जिसके कारण एमिट हो रहा हो। और अगर ये मीथेन बायोलॉजिकल ओरिजिन का हो तो इसका मतलब है कि वहां पे लाइफ पॉसिबल हो सकता है, ये उसकी तरफ एक इंडिकेशन होगा, ठीक है। और यही मार्स रिसर्च का सबसे बड़ा सेंट्रल क्वेश्चन था कि क्या मार्स पे लाइफ है, हम इसी चीज के बारे में समझ रहे थे, ठीक है। और अब देखो ये चीज के कारण क्या होता है कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है। हमारा जो मंगलयान था, हमारा जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था, इस मिशन ने क्या बताया, इस मिशन ने प्रूव किया कि डीप स्पेस कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी इंडिया के पास है, इंडिया के पास ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम है, इंडिया चाहे तो लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेसक्राफ्ट मैनेजमेंट भी कर सकती है, एंड साथ ही साथ इंटरप्लेनेटरी ट्रेजेक्टरी को भी कंट्रोल कर सकती है, जो यहाँ पे करके दिखाया वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। और ये सारी चीजें इंडिया के लिए फ्यूचर मिशन का एक फाउंडेशन है, ठीक है। इंडिया ने इस मिशन के थ्रू ये बताया कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे हो सकता है। इस मिशन का कॉस्ट ना लगभग लगभग 450 करोड़ था, ठीक है, जितने में आजकल एक मूवी बनती है। आप देखोगे जो हमारी मूवी बन रही है आज के टाइम पे, जो प्रभास का मूवी आ रहा है एक्टर, ये इसका बजट होता है 400-500 करोड़। और इतने बजट में इंडिया ने मार्स मिशन को सक्सेसफुल बनाया। तो ये एक फ्यूचर इंजीनियरिंग मॉडल जो होता है ना, वो इंडिया ने सेट किया, और इसी कारण से इंडिया को लो कॉस्ट हाई इफिशिएंसी स्पेस नेशन भी बोला जाता है। और यही चीज हमारे इस मिशन के थ्रू स्टेब्लिश हो पाया।
अभी देखो क्या होता है कि इस मिशन के कारण इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट है, ये क्या होता है? हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि इसने इंडिया का जो सॉफ्ट पावर था उसको बूस्ट किया। इंडिया का जो टेक्नोलॉजिकल इमेज था, जो पहले के टाइम पे लोगों को लगता था कि इंडिया बहुत पीछे है, इसको बहुत स्ट्रांग बनाया। साथ ही साथ इसरो की कैपेबिलिटी को वर्ल्ड लेवल पे प्रूव किया। ठीक है। अभी देखो ये सारी चीजें हो गई। अब इसके कारण क्या होने लगा कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ना वो इंडिया के साथ ज्यादा होने लगा। यहाँ पे इंडिया की पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई। ठीक है। अभी ये जो मिशन था हमारा, ओरिजिनली इस मिशन का जो प्लान्ड लाइफ था ये 6 मंथ था। ठीक है, कि 6 महीने तक ये मिशन चल जाएगा, 6 मंथ। बट मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मिशन लगभग लगभग 8 इयर्स तक ऑपरेशनल रहा। ये एक हाई इंजीनियरिंग एफिशिएंसी का जीता जागता सबूत है। हमें इस चीज पे प्राउड करना चाहिए। ठीक है। अब देखो ये तो इंडिया का मार्स ऑर्बिटर मिशन था। इसके अलावा इंडिया ने क्या किया है अपने स्पेस मिशन में, हम उन सब चीजों को भी समझते हैं। इंडिया का इसके अलावा क्या स्ट्रेटेजिक एंड फ्यूचर स्पेस मिशन है, हम इन सब चीजों को भी समझेंगे। अभी तक हमने देखा कि मून और मार्स तक पहुंचना बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रहा, लेकिन असली क्वेश्चन अब आता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी इंडिया के डेवलपमेंट और सिक्योरिटी को कैसे इंपैक्ट करेगा और कैसे इंपैक्ट करता है। आज हम लोग उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। हम लोग सोलर स्टॉर्म, जीपीएस इंडिपेंडेंस, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, स्पेस टॉकिंग, स्पेस स्टेशन, इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट। ठीक है। तो देखो मार्स, मून, इन सबको करने के बाद इंडिया का जो फोकस होता है ये जाता है सन की तरफ, और इसीलिए इंडिया लॉन्च करता है आदित्य L1। ये इंडिया का सोलर मिशन था। इंडिया ने अपना पहला डेडिकेटेड सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया। इसको अर्थ के जो लैंग्वेज पॉइंट होते हैं ना, उसके लैंग्वेज पॉइंट 1 पे प्लेस किया। अभी देखो आप लोगों को अगर लैंग्वेज पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो मैं बता दूं, मैं इसके साथ एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा जो कि मैंने ऑलरेडी 5 मिनट का लेक्चर बनाया है, जिसमें मैंने लैंग्वेज पॉइंट और आदित्य L1 के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन वहां पे दी है। आप उसको देखोगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है। अभी देखो क्या होता है कि वैसे वैसे भी मैं यहाँ पे भी आपको भी लैंग्वेज पॉइंट के बारे में बताऊंगा, बट अगर आपको सिर्फ लैंग्वेज पॉइंट के बारे में इसके बाद भी कंफ्यूजन होगा तो आप वहां से देख सकते हो। देखो लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं कि एक ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पे जो दो बड़े बॉडीज हैं, जैसे यहाँ पे सन और अर्थ के बारे में बात हो रहा है। ठीक है। सन और अर्थ, सन और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक बैलेंस बना लेती है। इस पोजीशन का एडवांटेज क्या है, इन दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका बैलेंस पॉइंट को हम लोग लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। बैलेंस पॉइंट, ग्रेविटेशनल बैलेंस पॉइंट। ठीक है। अभी देखो इस पोजीशन का एडवांटेज क्या है, यहां पे क्या होता है कि कंटिन्यूअस हम सन का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ हम यहाँ पे किसी भी तरह का एक्लिप्स को देखना नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नो इंटरप्शन, और साथ ही साथ हम रियल टाइम सोलर डेटा ले सकते हैं। ये सारे बेसिकली एडवांटेज थे लैग्रेंज पॉइंट के। ठीक है। अभी देखो ये जो मिशन लॉन्च किया गया था, इस मिशन का मेन मोटिव क्या था? इस मिशन का मेन मोटिव था कि हमें सोलर कोरोना की स्टडी करना था। ऑब्जेक्टिव पहला सोलर कोरोना, दूसरा हम लोग इस मिशन के थ्रू सोलर विंड की एनालिसिस करना चाहते थे। साथ ही साथ आप लोगों ने कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में सुना होगा, और अगर आपने नहीं सुना है और आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, मैं इसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो ला दूं। तो इस चीज को मॉनिटर करने के लिए आदित्य L1 लाया गया था। साथ ही साथ इस मिशन के थ्रू हम स्पेस के वेदर को प्रिडिक्ट कर सकते थे। ठीक है। अभी देखो जब ये मिशन लाया गया ना, तो ये मिशन क्या बताता है, इस मिशन का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? देखो अगर सोलर फ्लेयर
बहुत पावरफुल हो। इसके कारण क्या होगा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि अगर सोलर फ्लेयर आता है तो सोलर फ्लेयर पावरफुल होता है तो क्या होता है कि जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है ये डिसरप्ट हो जाता है, जीपीएस फेल हो जाता है, पावर ग्रिड कोलैप्स हो जाते हैं। इसलिए आदित्य एल1 क्या करेगा, अब उस चीज का अर्ली वार्निंग दे पाएगा। ठीक है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको इस चीज को समझना है। अभी देखो, अगर आपको यहाँ पे जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स के बारे में भी पता चले कि जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म क्या है, तो हम उस चीज को भी डिटेक्ट कर पा रहे हैं। अगर किसी को जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म पता नहीं है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना और इसके बारे में देखना। और फिर भी समझ नहीं आए, लगे कि नहीं समझ आ रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखो, इस पे आपको फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल पे। ठीक है, ये था हमारा बेसिकली आदित्य एल1। इतना हमें बेसिक जानना है। ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, मोटिव क्या थे, ठीक है, और किस तरह से इसे लॉन्च किया गया था। क्लियर। अब इसके बाद आता है हमारा दूसरा, जो कि हम लोग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए देखते हैं कि इंडिया का स्पेस मिशन में क्या क्या था। तो देखो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नाविक। ठीक है, अब ये क्या है, ये IRNSS। नाविक का फुल फॉर्म होता है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये इंडिया का इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, जो क्या कवर करता है, ये इंडिया को कवर करता है और इंडिया के आसपास का 1500 किलोमीटर का सराउंडिंग रीजन को। ठीक है, अभी देखो क्या है कि जैसे हम लोग जीपीएस के बारे में देखते हैं जो कि ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है, ये ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम नहीं है, ये एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है जो कि इंडिया के ऊपर घूमता रहता है। हम सैटेलाइट के थ्रू इंडिया के ऊपर नजर रख रहे हैं। ठीक है, अभी देखो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज पढ़ा है कि नेविगेशन सिस्टम के थ्रू हम लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, और इसमें जो IRNSS है ये कितना इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होता है कि हम मिलिटरली बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट। कारगिल के टाइम पे अगर आपको याद हो तो नासा उस टाइम पे, मतलब कि यूएस उस टाइम पे अपना नेविगेशन सिस्टम शेयर करने से मना कर दिया था। ठीक है, और जब अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम नहीं हो तो आप अपनी कंट्री के ऊपर ऊपर से स्पेस से नजर नहीं रख पाते, और ये सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा बात है। इसीलिए इंडिया अपना खुद का एक नाविक, मतलब कि नेविगेशन सिस्टम स्टेब्लिश करता है, जिसका इंपॉर्टेंस आपको मिलिट्री में भी दिखता है, मिसाइल गाइडेंस में भी दिखता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी दिखता है, साथ ही साथ सिविल एविएशन में भी दिखता है। और अगर और देखो इसका आप इम्पैक्ट एप्लीकेशन, तो फिशरमैन ट्रैक करना है, इन सब में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो नाविक जो है ना, ये ऑपरेट कहाँ करता है, नाविक ऑपरेट करता है L5 में। ठीक है, एंड साथ ही साथ ये S बैंड में काम करता है। ठीक है, अभी देखो ये इतना ही मैंने बताया, लेकिन अगर आपको नोट्स में पढ़ने के बाद भी डाउट हो, ये चीज अच्छे से क्लियर नहीं हो, कमेंट करो, क्योंकि इसमें ना डिटेल वीडियो बना के 5-5 घंटे का, 10-10 घंटे का, मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये वीडियो रिवीजन पर्पस के लिए, ताकि आप जब पढ़ो तो आपको समझ में आए कि क्या क्या चीजें आपको जरूरी है याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर इंडिया का मिशन आता है गगनयान। ठीक है, अभी ये जो गगनयान मिशन है ये क्या है, ये इंडिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडियन एस्ट्रोनॉट को हम लोग LEO, मतलब कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे। इसका ड्यूरेशन रखा गया है अप्रॉक्स 3 डेज का। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ये चेक करेंगे कि क्या हम ह्यूमन को ले जाने में कैपेबल है या नहीं। साथ ही साथ हम जो यहाँ पे लॉन्च व्हीकल यूज करने वाले हैं वो LVM-3 यूज करने वाले हैं। ठीक है, जो कि ह्यूमन रेटेड भी। अभी देखो इसके लिए ना जो सबसे बड़ी बात होती है टेक्नोलॉजी, क्या क्या टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, तो आप देखोगे इसके लिए ना जो भी लोग जाएंगे, जो भी ह्यूमन जाएगा, देखो अभी तक हम लोगों ने इंडिया के पास्ट और प्रेजेंट मिशन को देख लिया, लेकिन अब ना इंडिया फ्यूचर में क्या मिशन प्रोग्राम करने वाला है, फ्यूचर में इंडियन स्पेस एजेंसी कहाँ जा रही है, हम उन सब पे बात करेंगे। हम बात करेंगे निसार पे, हम बात करेंगे शुक्रयान पे,
हम बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पे, जो कि इंडिया का स्पेस स्टेशन। ठीक है, हम इन सब चीजों पे बात करने वाले हैं। देखो, सबसे ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा निसार। इंडिया क्या कर रहा है? इसरो, मतलब इंडिया का मतलब इसरो एंड नासा, ये दोनों साथ में मिलकर एक मिशन लॉन्च कर रहा है। निसार एक जॉइंट मिशन है इसरो और नासा का। और आप देखोगे, ये जो निसार है, इसका फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर मिशन, ये रडार। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, इसमें आखिर क्या किया जाएगा? जहां पे बात की जाती है सिंथेटिक एपर्चर रडार की। ठीक है, देखो, ये जो रडार है, ये क्या है? ये एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम है, जिसका मतलब होता है कि सैटेलाइट खुद माइक्रोवेव पल्स को एमिट करेगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ रिफ्लेक्टेड सिग्नल को रिसीव भी करेगा। इससे एडवांटेज क्या होगा? अगर रात हो या दिन हो, हर एक सिचुएशन में, चाहे क्लाउड हो चाहे रेन हो, कैसा भी सिचुएशन हो, हम क्या करेंगे कि हम इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा एस ए आर सार है, ये डिपेंड नहीं करता है कि सनलाइट कैसा है या नहीं है, ये हर सिचुएशन में काम कर पाएगा। इस तरह से इसे डेवलप किया जा रहा है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अर्थ सरफेस पे जो हम मैपिंग करते हैं, ठीक है, साथ ही साथ हम जो ग्लेशियल मूवमेंट की मैपिंग करते हैं, अर्थक्वेक जोन की मैपिंग करते हैं, ठीक है, इन सबको हम बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, जिसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अगर आप देखोगे, तो हम टाइम से पहले डिजास्टर को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। हम साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबिलिटी को मॉनिटर कर पाएंगे। हम बॉर्डर एरियाज को मैपिंग कर पाएंगे। हम एग्रीकल्चर को अच्छे से प्लान कर पाएंगे। तो निसार जो है, ये क्या कर रहा है? ये क्लाइमेट गवर्नेंस, ठीक है, एंड साथ ही साथ डिजास्टर रेजिलेंस, इसका एक टूल है। ठीक है, ये हमारा एक फ्यूचर मिशन है। दूसरा क्या है? दूसरा आप शुक्रयान। ठीक है, ये जो शुक्रयान है, ये क्या है? ये बेसिकली वीनस मिशन है। अभी देखो क्या है, शुक्रयान इंडिया का एक प्रपोज्ड वीनस मिशन है, जो कि हम लोग फ्यूचर में लॉन्च करने वाले हैं। अभी देखो, वीनस क्या है? वीनस अर्थ का एक ट्विन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो सरफेस टेम्परेचर है, ये -460 डिग्री सेल्सियस का है। यहाँ पे आप देखोगे, बहुत ही ज्यादा डेंस CO2 एटमोस्फेयर है, और यहाँ पे हमें एक्सट्रीम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। और इन्हीं कारणों से क्या है, इन्हीं सारे रीजंस की वजह से हम वीनस के क्लाइमेट साइंस को एक तरह से समझना चाहते हैं। हम यहाँ पे वीनस के एटमॉस्फेयर की स्टडी करेंगे। हम सरफेस रडार मैपिंग करेंगे। हम ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों हो रहा है, इसको समझने का कोशिश करेंगे। एंड साथ ही साथ प्लेनेटरी एवोल्यूशन को भी हम डिटेल में समझ पाएंगे जब हम वीनस की स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, अभी देखो, वीनस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें पता चल गया। वीनस हमें बताता है कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये अनकंट्रोल्ड हो जाए तो क्या हो सकता है, जिसे हम अर्थ पे अप्लाई कर सकते हैं। अर्थ पे भी आज ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज्यादा बड़े अमाउंट में दिखना दिखना स्टार्ट हो चुका है। ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं, तो हमें पता चल पाएगा कि हमें किस तरह से प्लान करना है, हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो पाएंगे। ठीक है, तो हम इस चीज को क्लाइमेट चेंज के साथ भी देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट मिशन है, जिससे कि हम लोग वहां के बारे में समझना चाह रहे हैं। अभी देखो, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है ज्यादा, बट ये एक प्रपोज मिशन है हमारा। इसके अलावा कौन सा मिशन है जो फ्यूचर में हम लोग करने जा रहे हैं? इसके अलावा हमारा जो तीसरा मिशन है, वो क्या है? स्पेस स्टेशन का। और इसे नाम दिया गया भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस स्टेशन, स्पेस स्टेशन। ठीक है, देखो, हमेशा से हर एक स्पेस एजेंसी का एक विजन होता है कि अपना खुद का स्पेस स्टेशन वो बना सके। देखो, स्पेस स्टेशन बनता कहाँ है? ये बनता है लोअर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो इंडिया का भी, इसरो का भी एक अपना लॉन्ग टर्म विजन है कि वो खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाए। देखो, अब ना आपके दिमाग में आता है बात कि वाई, क्यों स्पेस स्टेशन जरूरी होता है? देखो, सबसे पहली बात, हम इससे माइक्रोग्रेविटी को समझ पाते हैं। ठीक है, हम माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। हम बायोलॉजिकल रिसर्च, इसके लिए इसका हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? हम यहाँ पे स्पेस मेडिसिन,
और अगर आप बोलो तो लॉन्ग टर्म ह्यूमन स्टे कैपेबिलिटी। देख, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में आप तभी समझ पाओगे जब आपके पास खुद का स्पेस स्टेशन होगा। देखो, हम इन फ्यूचर गगनयान लॉन्च करने का सोच रहे हैं, ठीक है? और इन सब के लिए हमें इन सारी टेक्नोलॉजी पे एक तरह से कह लो कि इफेक्टिव कंट्रोल जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, जिससे क्या होगा कि जब हमारा खुद का एक स्पेस स्टेशन होगा तो हमें फॉरेन स्पेस स्टेशन पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी हमारी, ठीक है? एंड इसके साथ साथ हम अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को भी इनहेंस कर सकते हैं। हम चाहें तो लॉन्ग टर्म मार्स मिशन के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्पेस स्टेशन, ठीक है? अभी देखो, ये तो स्पेस स्टेशन की बात थी। क्या इससे ज्यादा आपको कुछ जानना है? मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको कुछ जानना है। अगर आपको इतना पता है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में होता है, क्यों चाहिए, ये पता है, और आप ये समझ पा रहे हो कि इसका यूज कहाँ-कहाँ पे हो सकता है, इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो फिर इतना मोर देन इनफ है, ठीक है? एंड फिर आता है अपना एक और फ्यूचर मिशन, और ये है क्या? एनजीएलवी, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ठीक है? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल क्या है? देखो, अभी के टाइम पे हम लोग जेएसएलवी यूज कर रहे हैं, एलवीएम 3 यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो हम एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं, जो कि फ्यूचर में हैवी लिफ्ट को हम लोग कर पाएंगे। साथ ही साथ ये रीयूजेबल भी होगा, ठीक है? क्या होगा ये? रीयूजेबल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अभी देखो, इसका फीचर क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला, रीयूजेबल आर्किटेक्चर, ताकि हम एक बार लॉन्च करने के बाद उसको दोबारा उसके पार्ट्स को यूज कर सकें। एंड साथ ही साथ मोर देन 10 टन हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक पहुंचा सकें, ठीक है? इसके अलावा क्या? इसके अलावा आप देखोगे, इसमें हम लोग सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्सन सिस्टम को ऐड कर रहे हैं। हम इसका डिजाइन मॉड्यूलर बना रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा क्या है? एक नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल का एग्जाम्पल। अभी देखो, जब हम यहाँ पे सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्सन की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हम फ्यूल यूज करने वाले हैं, वो रिफाइंड केरोसिन, जो कि हम लोगों ने बात की थी जब हम लोग रॉकेट के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि रिफाइंड केरोसिन, जिसको हम लोग इथ्रोसिन भी बोलते हैं, साथ ही साथ इसमें हम लिक्विड ऑक्सीजन को लेके भी चलते हैं साथ में। अभी क्या होगा? इसका एडवांटेज क्या होगा? हायर थ्रस्ट, लोअर कॉस्ट, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है? अभी देखो, इसमें बात आती है रीयूजेबल की बात, ठीक है? रीयूजेबल रॉकेट्स क्या है? रीयूजेबल, देखो, अगर हम रीयूजेबल रॉकेट्स लॉन्च करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात किया था, रॉकेट वाले लेक्चर में, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग अपने रॉकेट को रीयूज कर सकते हैं, तो हमारा जो कॉस्ट है, वो मोर देन 70-80% से कम हो जाएगा, ठीक है? और इंडिया अगर अपनी रीयूजेबल कैपेसिटी को अचीव कर लेता है, तो हमारा जो कमर्शियल कॉम्पिटिटिवनेस है, ये इंक्रीज हो जाएगा। हम प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च को ज्यादा, एनएसएल क्या है? इसरो का ही एक कमर्शियल आर्म है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अब ये क्या रोल प्ले करेगा? अभी तक इसरो जो कमर्शियल लॉन्च कर रहा था, या कमर्शियल लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का काम कर रहा था, ये सारे काम अब एनएसआईएल करेगा, ठीक है? और आप देखोगे, इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, तो हमारा जो एलवीएम 3 का लॉन्च है, वन वेब वाला, ठीक है? ये एनएसआईएल के द्वारा होता है, ठीक है? इससे क्या हो जाएगा कि अब इसरो खुद से रेवेन्यू जनरेट भी कर पाएगा, ग्लोबली सैटेलाइट लॉन्च मार्केट को क्रिएट कर पाएगा, और प्राइवेट सेक्टर को एक्सपेंड कर पाएगा, ठीक है? इसके अलावा हम लोग यहाँ पे एक और देखते हैं, वो क्या है? इन स्पेस, ठीक है? ये क्या है? ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, ट्री बॉडी। ये फंक्शन क्या करता है? ये जो भी प्राइवेट लॉन्चेस होते हैं उसको अप्रूव करता है, साथ ही साथ ये इसरो को इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस प्रोवाइड करता है। ये यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज जो है, उन सबको भी रेगुलेट करता है। तो इन स्पेस क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है? क्या क्या कर रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। अप्रूव प्राइवेट लॉन्च
प्रोवाइड इसरो इंफ्रा एक्सेस, ठीक है। इसके अलावा रेगुलेट नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटी। देख रहे हो कि कैसे इसरो का काम अब कम हो रहा है, अब वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा काम कर सकता है, उधर ज्यादा फोकस कर सकता है, ठीक है। एंड इन्हीं सब के बीच क्या हो रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स का बहुत ज्यादा राइज आपको देखने मिलता है। एग्जाम्पल में देखो, स्काईरूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, HAL कंसोर्टियम, ठीक है। ये सब क्या कर रहा है, जैसे HAL कंसोर्टियम का अगर आप देखोगे तो ये PSLV प्रोडक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है कि अभी ना जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च है उनमें ज्यादा है, साथ ही साथ रॉकेट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है उसमें है, और इनोवेशन को कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं इन सब चीजों पे। और इन्हीं सब के कारण क्या हो रहा है, इंडिया का जो इकोनॉमिक टारगेट है, इंडिया का जो अभी ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में जो शेयर है वो 2% का है, लेकिन इंडिया बाय 2030 अपना इस टारगेट को इंक्रीज करना चाहता है बाय 8%, और वो 10% तक पहुंचना चाहता है 2030 तक, ठीक है। तो ये था हमारा स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स इस बार दे रहे हो या तो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो। और इससे भी ज्यादा अगर आपको पढ़ना है, इसको जानना है,